एक एव चारे धर्म नास्ति धर्मे सहयता केवलम विधि मसद सहयाय किम करिष्यति। संस्कृत में से एक सुभाषित लिया गया है, जो सुभाषित हमें क्या कहता है? धर्म विधियों का सहारा लेकर स्वयं अकेले ही धर्माचरण करना चाहिए। धर्म विधियों का सहारा लेकर स्वयं अकेले ही धर्माचरण करना चाहिए। धर्माचरण में दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में सहायक से क्या लाभ होगा? अब यहाँ धर्म का अर्थ हमें बड़े गहन लेना है कि धर्म क्या है। सधारयति सधार्मा, हमारा फिजिशियन का धर्म क्या है? हमने एपोरिज्म 1 के अंदर देखा, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ द फिजिशियन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमारा एक ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है कि संसार को स्वास्थ्य प्रदान करना। तो अपने धर्म का आचरण करना है। हम फिजिशियन है, फिजिशियन को अपने धर्म का आचरण करना है, तो उस धर्म के आचरण करने में हमें अकेले ही करना चाहिए और धर्म विधियों का सहारा लेना चाहिए। हमारी धर्म विधियां कौन सी हैं? हमारी धर्म विधियां हैं जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर हनीमैन साहब ने बताया है वो। तो हमें ऑर्गेनन को फॉलो करना है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के सिद्धांतों को फॉलो करना है। और उस सिद्धांतों को फॉलो करने में हमें दूसरों के सहारों की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों? अगर कोई दूसरे ऑर्गेनन के सिद्धांतों में बिलीव नहीं कर रहे हैं तो हमारी आस्था अपने सिद्धांतों में से क्यों डगमगा रही है? यह सुभाषित हमें वही कह रहा है कि अपने धर्म विधियों का सहारा लेकर अकेले ही धर्माचरण करो, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, चाहे 40 लोग सुनने वाले हों, 20 लोग पढ़ने वाले हों, चाहे कोई ना हो तो दीवार को पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ। दूसरे किसी को तो फायदा होगा नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को होगा। ऐसे में दूसरों की सहायता क्यों लेनी चाहिए? बस, तो इस सुभाषित के साथ आगे देखते हैं हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 4 के अंदर हमें क्या कहेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमारा एक फिजिशियन का क्या कर्तव्य है? किस तरीके से आरोग्य प्रदान करना चाहिए? आरोग्य करने का रास्ता कैसा होना चाहिए? उसके लिए कौन कौन से ज्ञान आवश्यक हैं? अब एक बार आरोग्य कर देने के बाद क्या करना चाहिए? हमने एपोरिज्म 1 के अंदर देखा, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। हमारा मिशन क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें क्योर करना है। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से करना है तो वो हमने एपोरिज्म नंबर 2 के अंदर देखा। उसका रास्ता कैसा होना चाहिए वो भी हमें एपोरिज्म नंबर 2 के अंदर देखा कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ होना चाहिए। उसके बाद उसके लिए कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता है तो वो हमने एपोरिज्म 3 के अंदर देखी। तो अब आप ऐसे फिजिशियन हो चुके हैं जिसके अंदर वो सारे ज्ञान हैं, जिसको अपना उद्देश्य, अपना कर्तव्य मालूम है और जिसको वो रास्ता भी मालूम है। लेकिन एक बार अगर आपने एक पेशेंट को आरोग्य कर दिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए वो हनीमैन साहब बताते हैं। चलिए देखते हैं। एपोरिज्म नंबर 4, he is a likewise preserver of health if he knows the things that derange the health and cause disease and how to remove them from person in the health। वो क्या कहते हैं कि जो फिजिशियन है वो रोग को तो दूर करता है लेकिन वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी है। उसे पता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ को, आरोग्य को नुकसान करती हैं और रोग को पैदा करती हैं, और उनको कैसे रिमूव करके किसी भी इंसान को रोग मुक्त रखा जा सकता है अथवा तो उसको हेल्थ के स्टेट के अंदर रखा जा सकता है। देखते हैं एक एक शब्द का क्या क्या मतलब होता है। लाइकवाइज मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार। प्रिजर्वर, प्रिजर्वर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन who maintain something in its original or exciting state of the condition. He is a preserver of health. We are the maintainer of health. हम बीच में ओशो को सुन रहे थे, बहुत बढ़िया बात बताया ओशो ने। आज से तकरीबन 4-5 हजार साल पहले चीन के अंदर एक प्रथा थी। वहां पे डॉक्टर का, चिकित्सक का एक मासिक शुल्क था। हर व्यक्ति अपने चिकित्सक को वो मासिक शुल्क प्रदान करता है, उसके बदले वो चिकित्सक वो व्यक्ति बीमार ही ना पड़े इस तरह के सुझाव उसको देता है। और अगर वो व्यक्ति बीमार रहता है तो वो चिकित्सक उसको मुफ्त में दवाई करता है और सामने से उसको पैसे देता है। क्यों? क्योंकि
पुराने जमाने के चीन के अंदर माना जाता था कि चिकित्सक है, उसका कर्तव्य है लोगों को हेल्दी रखना, उसका कर्तव्य नहीं है कि रोगों को मेंटेन करना। आज हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हेल्थी रखने के बजाय रोगों को मेंटेन कर रहे हैं। आपका बीपी काबू में रहना चाहिए, आपका शुगर लिमिट में रहना चाहिए, उसमें लोग हेल्दी हो रहे हैं, लोगों का आरोग्य जुड़ रहा है, या तो सिर्फ हम रोगों का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो हनीमैन साहब हमें वही बता रहे हैं कि हमें उनको एक बार आरोग्य प्रदान करना है, लेकिन उसके बाद उस आरोग्य को वैसे ही मेंटेन रखना है। हेल्थ का मतलब क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट merely the absence of disease. Things and inanimate material object as distinct from a living sentient being. Disease का मतलब क्या होता है? Disease any harmful deviation from the normal structure or function state of an organism generally associated with certain sign and symptom and differing in nature from physical injury. A diseased organism commonly exhibits the sign and symptoms इंडिकेटिव ऑफ इट्स एबनॉर्मल स्टेट। डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज क्या है? डेविएशन है। डॉक्टर साहब पहले मुझे कुछ नहीं था, 5 दिन से देखिए यहाँ पे सूजन आ गई है। पहले कुछ नहीं था, अब सूजन आई, मतलब सूजन आई वो डेविएशन है। डॉक्टर साहब 2 साल पहले कुछ नहीं था, उसके बाद थायराइड आ गया है। कुछ नहीं था मतलब हेल्थ था, आ गया है मतलब डेविएट हुआ, उसके बाद थायराइड आया है। डॉक्टर साहब पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे गला फूल गया है, देखिए ना आप टॉन्सिल बढ़ गए हैं। तो पहले नहीं बढ़े थे, अब बढ़ गए हैं, वो डेविएशन है। डेविएशन मतलब जो पहले नहीं था, जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल है, जो हेल्थ नहीं है, हेल्थ के सिवा जो भी होता है उसको डेविएशन कहा जाता है। डॉक्टर साहब पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, अब तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो चुका हूं, मुझे बात बात में बहुत गुस्सा आता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम हो चुका है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। रिमूव, टू गेट रीड ऑफ, हमें उसको निकाल देना है। हम क्या हैं? हनीमैन की भाषा में फिजिशियन एक स्वास्थ्य रक्षक है। हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, हमें रोग की रक्षा नहीं करनी है। हमें उसको, उसका पाइल्स है तो उसका खून बंद नहीं करना है। हमें जो सूजन पहले नहीं थी तो अब नहीं होनी चाहिए, और अब नहीं है तो दूसरी बार होनी भी नहीं चाहिए। पहले उसको बीपी नहीं था तो अब भी उसका बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, वो हमें देखना है। उसको पहले शुगर नहीं था तो अब शुगर को काबू में नहीं रखना है, हमें यह देखना है कि अब उसका शुगर बढ़ ही ना पाए। उसी को बोलते हैं स्वास्थ्य रक्षक। दर्द को, रोग को हमने जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन अब दोबारा जड़ लग गई तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि होम्योपैथी रोग को, जड़ मर्ज को जड़ से मिटा देती है, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि एक बार अच्छा हो जाने वाला पेशेंट को भी दूसरी बार दिक्कत होने लगती है। एक रोग अच्छा हो जाने के बाद दूसरे रोग में भी दर्दी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने एक जड़ तो खत्म कर दी, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल से दूसरी जड़ लगा लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि दोबारा दूसरी कोई जड़ ना लग जाए। अगर जड़ लगेगी तो पौधा पैदा होगा ही होगा। एक बार तो हम जड़ से निकालते हैं, लेकिन हमें वही दिक्कत ध्यान में रखनी है कि दूसरी बार जड़ लगने ना पाए। कहां कहां से जड़ लग सकती है? तो हनीमैन साहब बताते हैं, जड़ लग सकती है शारीरिक कारणों से, जड़ लग सकती है मानसिक कारणों से, जड़ लग सकती है भावनात्मक कारणों से। फिजिशियन है वो जानता है कि स्वास्थ्य किस तरह से नष्ट होता है। अगर हमें एसिडिटी हो रहा है, गुस्सा करने के बाद बहुत एसिडिटी होता है और उल्टी होता है, तो हमें ऐसा दवाई देना चाहिए कि जिससे एसिड कम हो, या तो हमें पेशेंट को साथ में एडवाइस भी करना चाहिए कि आप थोड़ा गुस्सा कम करो। हमें मरीज को बचाना है। फिजिशियन होता है, उसे हर एक पदार्थ के गुण एवं अवगुण का पता होना चाहिए। कौन सी चीज किस मात्रा में लेनी चाहिए तो वो गुणी है, कौन सी चीज किस मात्रा में नहीं लेनी चाहिए तो वो गुणी नहीं है, ये सब उसको पता होना चाहिए। इसके मुताबिक हमें अपने मरीज को एडवाइस करनी है कि अगर आपको अच्छा रहना है, अगर आपको दोबारा
ये दिक्कत ना होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या करना है? डॉक्टर साहब मुझे बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, जब भी कुछ ठंडा ले लेता हूं तो सर्दी जुकाम लग जाता है। माफ कीजिएगा, मुझे भी लग चुका है। तो हमें क्या करना है? उस बंदे को एडवाइस करना है कि आप ठंडा कम से कम लें, और खाने पीने में भी कुछ ऐसी चीजें लें, लाइक जेठी मध है, लविंग है, हरी ताकी है, खड़ी साकर है, पुदीना है। कोई दर्दी है जिसका पेट खराब रहता है तो उसको भी हम एडवाइस कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी मत खाइए, पुदीना है, धनिया है, ऐसा थोड़ा ज्यादा खाइए। तो हमें उसके गुण एवं अवगुण पता होने चाहिए और उसके मुताबिक हमें अपने दर्दी को, अपने मरीज को एडवाइस करनी है, हमें उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। जो जो दिक्कतें उसको उसके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, हमें उसको निकाल देनी है, उस मरीज को उस चीजों से दूर करना है, तभी हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। तो वो चीजें कौन कौन सी होती हैं, हनीमैन साहब बताते हैं अगले एपोरिज्म के अंदर। तो हमें मरीज को सलाह देनी है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको देर रात तक नहीं जगना चाहिए, आपको जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको ये आसन करना चाहिए, आपको वो आसन करना चाहिए। तो हमें वो भी नॉलेज होनी चाहिए। अभी ठंड लग रही है तो आपको खाने में ये लेना चाहिए। बेटा फरीथी प्रेजेंट कर, डिस्कनेक्ट करी અને ફરીથી પ્રેઝન્ટ કર। हाँ? क्योंकि हमारा चिकित्सा विज्ञान है वो रोग पर नहीं, आरोग्य पर आधारित है। समझ पा रहे हैं? हमें रोग की केयर नहीं करनी है, हमें रोग उसको हो रहा है तो वो रोग की केयर नहीं करनी है, हमें केयर करनी है उसके आरोग्य की। रोग का मतलब क्या होता है? देयर इज एब्सेंस ऑफ हेल्थ। थयू स्वामी विवेकानंद जी को एक बार बहुत सवाल पूछा गया, बहुत बढ़िया सवाल था। एक मिनट, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया। उनको पूछा गया कि अंधेरा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्रकाश का अभाव है। फिर उनको पूछा गया शैतान क्या है? स्वामी विवेकानंद ने फिर बहुत अच्छा जवाब दिया, शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ भगवान की एब्सेंस है। उसी तरह रोग क्या है? रोग कुछ नहीं है, वो सिर्फ आरोग्य की एब्सेंस है, हेल्थ की एब्सेंस है, हेल्थ की डेविएशन है, वही रोग है। तो हमें रोग को नहीं पकड़ना है, हमें अपने मरीज के आरोग्य का रक्षण करना है। तो उसका पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जो आरोग्य को डेविएट करते हैं, जिससे मरीज को रोग होते हैं? दो प्रकार के कारण होते हैं, त्वरित उत्तेजक, इमीडिएट कॉज, एंड दूसरे होते हैं मुख्य कारण। क्या कहते हैं हनीमैन? वो देखते हैं हम अगले एपोरिज्म में। एपोरिज्म नंबर 5, useful to the physician in the assisting him to cure are the particular of the most probable exciting cause of the acute disease as also the most significant point in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its a fundamental cause which is generally due to chronic miasm. In these investigation, physically constitution of the patient, his moral, see हनीमैन क्या क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, his morals and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relationship, his age, sexual function etc. are to be taken into the consideration. दो प्रकार के कारण है, त्वरित कारण है और दूसरे कारण है वो मुख्य कारण है। मुख्य कारण को हनीमैन साहब ने 12-15 साल की प्रैक्टिस के बाद हनीमैन साहब ने मुख्य कारण को नाम दिया है मायाजम। हनीमैन साहब यहां कहते हैं कि इमीडिएट कॉज के ऊपर फोकस मत कीजिए, कॉज के ऊपर ज्यादा मत जाइए। मरीज आपके पास आया है, उसके लक्षण लीजिए और उसके जो भी लक्षण हैं उस लक्षण के मुताबिक उसको दवाई कीजिए। बहुत थियोरेटिकल मेडिसिन के अंदर ना पढ़िए। एपोरिज्म 1 में ही उन्होंने
मना किया है, उन्होंने कॉन्डेम किया है कि हमें थियोरिटिकल मेडिसिन नहीं बनानी है। उन्होंने मना किया है कि हमें अलग अलग थियरियां नहीं देनी है कि इसके कारण तुम्हें ये दर्द हुआ, इसके कारण ये दर्द हुआ, ऐसे हुआ तैसे हुआ, कैसे भी हुआ। हमारा कर्तव्य बातें करना नहीं है, हमारा कर्तव्य क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर, टू सीक, टू हेल्प, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। आपको एपोरिज्म के नंबर चाहे पता हो या ना हो, लेकिन कौन सा एपोरिज्म क्या कहना चाहता है वो आपके जीवन में होना चाहिए। जब भी आपका मन करे कि मैं कॉज को ढूंढने की बात करूं, इसके पीछे कौन सा वायरस होगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा, कौन सा पैरासाइट होगा, कौन सी डेफिशिएंसी है, आपको ऐसा लगे, तब हनीमैन का एपोरिज्म 1 का फुटनोट याद कीजिए। कॉज का डेफिनेशन में हनीमैन साहब का डेफिनेशन, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉज लिख के छोड़ देते हैं। आप किसी भी ऑथर को कब पढ़ पाते हैं? जब आप उसके तरीके से सोचने लगे तब। तो कॉज का मतलब हनीमैन साहब के लिए क्या होता है? कॉज द मेक डेफिशिएंसी इन द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट करता है उसी को कॉज कहा जाता है। एक एक शब्द का क्या क्या मतलब होता है, हनीमैन साहब ने एक एक शब्द चुन चुन के लाया गया है। बहुत जीनियस माइंड है, इसीलिए उनको आचार्य कहा जाता है, क्योंकि आचार्य वही है जिसके आचरण में से सीखा जा सके। हनीमैन साहब के आचरण में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने किसी दर्दी को, किसी मरीज को ठीक कर दिया, आपकी दवाई से वो ठीक हो गया, तो उसके बाद एपोरिज्म 4 सोचना है। वही अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एपोरिज्म 4। क्या कि हमें मरीज को सलाह देनी है कि अब तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे कैसी सोच रखनी चाहिए। इसके अंदर हनीमैन साहब बताते हैं कि आप क्या एडवाइस करोगे। उन्होंने बहुत अच्छा शब्द लिया है, इज मोरल। आजकल के विश्व के अंदर हम देख रहे हैं कि मोरल दिन ब दिन बहुत डाउन होते जा रहे हैं। आज ही हमने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा है कि आजकल हर कोई जॉब करना चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है। हर किसी को नौकरी चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। These all called as the corrupt morals and disease start from that corrupt morals। हनीमैन साहब क्या करते हैं? आप क्या क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, कहां कहां से एडवाइस करेंगे? तो हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। असिस्टिंग हेल्प समवन टू टिपिकल बाय डूइंग अ शेयर ऑफ द वर्क। हमें क्या करना है? असिस्ट करना है। पर्टिकुलर्स एंड इंडिविजुअल आइटम टू कॉन्सेंट्रेट विद द यूनिवर्सल क्वालिटी। हमें, हमारा साइंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर। ये मरीज दूसरे मरीजों से किस तरह से भिन्न है वो हमें देखना है। प्रोबेबल दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन और टू बी ट्रू, लाइकली, एक्साइटिंग, गिव राइज टू, कॉज, अ रीजन फॉर एन एक्शन और कंडीशन। कारण क्या है? आप देखेंगे आजकल हम बहुत कारणों के पीछे भागते हैं, बहुत से टेस्ट वगैरह होते हैं, वो होगा, डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है? मरीज भी इस तरह से पूछेंगे, इसके पीछे का कारण क्या है, वो क्या है? हनीमैन एपोरिज्म 1 के फुटनोट के अंदर ही कंडेम करते हैं कि नेवर मेक अ थियोरेटिकल मेडिसिन। हनीमैन साहब ने कहीं पे भी थियरियां नहीं दी है। उन्होंने कब सिंकोनाबार्ड का चैप्टर पढ़ा और कुलंस मटीरिया मेडिका में से सिंकोनाबार्ड पढ़ा और उन्होंने प्रयोग शुरू किए। क्या प्रयोग शुरू किए? उन्होंने खुद सिंकोनाबार्ड लिया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को सिंकोनाबार्ड दिया और उसके ऊपर से उन्होंने देखा कि नहीं, सही बात है, सिंकोनाबार्ड मलेरिया जैसे सिम्टम पैदा करता है तो सिंकोनाबार्ड मलेरिया ट्रीट करेगा। फिर उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन को इस तरह से ट्राई किया और ये प्रायोगिक कार्य करने के बाद उन्होंने अपना होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कोई थियरी देके इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हनीमैन कह रहे हैं होम्योपैथी इज अ सेंसरी फिनोमिना। जो आपकी 5 इंद्रियों से जो सेंसरी होता है वही होम्योपैथी है। थियरी मत बनाइए, कारण के पीछे मत भागिए, इमीडिएट कॉज के पीछे मत भागिए, चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे पैरासाइट है, चाहे कुछ भी है, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज। वो हम मटीरिया पिकांस के जो एपोरिज्म्स आएंगे उनमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से दर्द पैदा होता है, कहां से दर्द पैदा होता है। लेकिन आज हम इस एपोरिज्म नंबर 4, 5 का कंबाइंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज आपको पता है। डिस्कवर मायाजम, अ सपोज अ प्रीडिस्पोजिशन टू पर्टिकुलर डिसीज। हनीमैन ने 12-15 साल होम्योपैथी करने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा है साला,
कुछ तो है जो मेरे मरीजों को ठीक होने नहीं दे रहा है। उन्हें उस जमाने में कुछ पता चला और उन्होंने उसका नाम मायाज़म दिया है। मायाज़म के ऊपर हम आगे बहुत डिटेल के अंदर लेंगे, क्योंकि पूरा होम्योपैथी उसके ऊपर ही बेस है, वाइटल फोर्स और मायाज़म के ऊपर। और मायाज़म और वाइटल फोर्स का प्रायोगिक अनुसंधान कैसे किया जाता है, आप सब हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, सबको ज्यादा नॉलेज भी है, सब पढ़ सकते हैं, ज्यादा जानते भी हैं। हम अपना केवल अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कहां कहां एपोरिज्म नंबर 4-5 का प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुसंधान होगा। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिएगा कहां कहां से हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है, कहां कहां से हम केस टेकिंग के दौरान इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, द फिजिकल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल स्पेशली विद द रिस्पेक्ट टू द हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉडी एज अ हियरली मोरल कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। पहले हम उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है। अगर कोई मरीज आपके पास आता है और कहता है डॉक्टर साहब थोड़ा चलता हूं तो सांस फूल जाती है, आप देखते हैं तो उसका वजन 150 किलो है, 150 किलो, 160 किलो, 170 किलो, तो यू आर द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। आप अगर उसका नॉन केस ऑफ अस्थमा है तो आप टोटालिटी बना के अस्थमा का दवाई दीजिए, लेकिन उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए उसको एडवाइस कीजिए कि आपको वजन घटाना पड़ेगा। यह है एपोरिज्म 4 और 5 का प्रैक्टिकल अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान फिजिकल मेकअप में से। कोई मरीज आपके पास आ रहा है, डॉक्टर साहब काम करता हूं, फिजिकल वर्क बहुत रहता है, आपने देखा उसका वजन 40 किलो है, बहुत फटीग रहती है, बार बार थक जाता हूं, तो उसको एडवाइस कीजिए अच्छा खाओ, अपना वजन बढ़ाओ, क्योंकि वजन नहीं बढ़ाओगे तो तुम थक ही जाओगे। वहां पे दवाई के साथ साथ इन सभी एडवाइस की जरूरी है। कोई पेशेंट है फैटी है तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, कब्ज की शिकायत उसको रहती है, तो आपने उसको पाइल्स के लिए दवाई तो दिया, लेकिन फैटी है तो उसको दोबारा पाइल्स होने की संभावना है, तो उसको कहिए कि आपको वजन तो घटाना पड़ेगा। एक बार तो दवाई से आपके पाइल्स ठीक हो गए, लेकिन आप अगर वजन नहीं घटाएंगे और तीखा तला हुआ भुना खाएंगे, बैठे रहेंगे, और अगर खाने में भी आपने फाइबर्स नहीं लिए तो आपको कब्ज की शिकायत रहेगी और उसके कारण स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आपको फिर से पाइल्स हो सकते हैं। तो वहां पे हमें एक बार पाइल्स ठीक होने के बाद पेशेंट को दोबारा दिक्कत ना हो, इसीलिए उसको एडवाइस करनी है। हनीमैन एपोरिज्म 4 और 5 के अंदर हमें यह बताते हैं। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में से इस तरह की एडवाइस कर सकते हैं, इस तरह से हम पेशेंट को बता सकते हैं और उसकी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। मोरल्स कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स राइट एंड रॉन्ग। आजकल बहुत सारे दर्द हो रहे हैं, हम जब मेंटल की बात करेंगे उसी टाइम पे इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर उतरेंगे, क्योंकि मोरल्स अगर आदमी किसी के ऊपर जीता है तो वो है मोरल्स। महात्मा गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत पकड़ा, अहिंसा का प्रिंसिपल पकड़ा, और पूरे देश में उनका अहिंसा इतना प्रसार हुआ कि इतनी असर हुई उसकी कि आज तक गांधी युग चल रहा है। इसी तरह से कोई भी सिद्धांत है, हर व्यक्ति होता है तो उसके कुछ मोरल होते हैं, लेकिन आजकल का क्या हो रहा है कि मोरल करप्ट होते जा रहे हैं, अपराध भाव बढ़ता जा रहा है, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया। अभी देखिए धार्मिक लोग होते हैं, बहुत आपको अच्छा सा एक एग्जांपल देते हैं, माफ कीजिएगा, कि धार्मिक बच्चा है 15, 16, 17 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर मोरल रहेगा कि मास्टरबेशन इज रॉन्ग थिंग, या तो सेक्स के विचार आ जाना गलत बात है, क्योंकि उसको इस तरह के संस्कार दिए गए हैं। लेकिन उम्र है तो उस उम्र के ऊपर उसको सेक्स के विचार भी आएंगे, वो मास्टरबेशन भी करेगा, लेकिन मास्टरबेशन करने के बाद उसके अंदर अपराध भाव बढ़ जाएगा, गिल्ट बढ़ जाएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, और वहां से भी रोग की शुरुआत हो सकती है। तो हमें उसको काउंसिल करना है, हमें उसको समझाना है कि इसमें कोई गलत नहीं है, ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र पे ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो। इस तरह की उसको कुछ मोरल रेमेडीज भी देनी है कि अगर तुमसे भूल हो जाती है तो प्रायश्चित कर लो। इसीलिए हर धर्म के अंदर प्रायश्चित को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि जहां जहां आपके मोरल्स
आएंगे, वहां वहां कभी कभी वो टूटेंगे, कभी कभी वो करप्ट होंगे, और वहां से आपके अंदर अपराध भाव बढ़ता जाएगा, और वहां से भी रोग की शुरुआत हो सकती है। कोई मास्टरबेशन डिस्पोजिशन का पेशेंट आपके पास आता है, उसको उसके साथ दाद की भी दिक्कत है। हमने बहुत देखा है मास्टरबेशन और दाद, खुजली, रिंगवर्म दोनों बहुत साथ साथ चलते हैं। आपने केस के अंदर देखा कि बहुत अपराध भाव है, गिल्ट है, आपने कोई भी XYZ मेडिसिन तो उसको दिया, लेकिन आपको उसका वो जो करप्ट मोरल हो रहा है, जो अपराध भाव है, वो आपको ठीक करना है। वो आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है बुरी है तो तुम जाके प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित हो जाएगा, वो अपराध भाव निकल जाएगा, तो उसको दोबारा वो दिक्कत नहीं होगी। ये है मोरल का प्रायोगिक अनुसंधान। हनीमैन का एक एक शब्द बहुत कीमती है, एक एक शब्द के ऊपर घंटे घंटे भर का व्याख्यान, दिन दिन भर का व्याख्यान लिया जा सकता है। हम आपको सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं इस तरह से सोचा जा सकता है, आगे ट्रैक के ऊपर आपको चलना है। हम इस तरह से सोचते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। Intellectual character, the faculty of reasoning and understanding objectively, especially with the regard to abstract matters। वो बहुत सोचता है, बहुत चिंता होती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, पैसे नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है मैं गरीब हो जाऊंगी। तो इस तरह से जो सोचते हैं, इस तरह की जो सोच है, वहां पे भी हमें पेशेंट को गाइड करना है कि आपको क्या क्या नहीं सोचना है, क्या क्या सोचना है। ऑक्यूपेशन और जॉब और प्रोफेशन, कोई मार्सी एरिया का बंदा है, वो आपके पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं मरीन में जॉब करता हूँ बंदरगाह पे, और मुझे अस्थमा का दिक्कत है, और मेरा अस्थमा बंदरगाह पे ही दरिया के पास जाते ही बढ़ जाता है, तो हमें उसको थोड़े दिन के लिए अच्छे वातावरण में ले जाना चाहिए। फिर उसको थोड़ा एडवाइस करना चाहिए कि मास्क वगैरह पहनो, बन सके तो अपना जॉब भी आप चेंज कर सकते हो। जब ऐसा लगता है कि कॉज इतना प्रोमिनेंट है कि अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो उसका डिसीज क्योर नहीं हो पाएगा, या तो उसको डिसीज फिर से रिकरेंट होगा, तो उसको एडवाइस करना है कि जब तक तुम क्योर ना हो जाओ तब तक बंदरगाह से दूर रहो। पुराने जमाने में टीबी के अस्पताल हुआ करते थे, हैजा के अस्पताल हुआ करते थे, जहाँ पे गांव के बाहर वो उन मरीजों को अच्छे वातावरण में रखा जाता था। तो अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए। उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, अगर मरीज आपको आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को एसिडिटी का बहुत दिक्कत है, और आपको पता चले कि उसका सीडेंटरी लाइफ है, तो आपको एसिडिटी का दवाई देना है, साथ में उसको थोड़ा एडवाइस करना है। क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा वॉकिंग रखो, 1 घंटा व्यायाम करो, ये आसन करो, खाने के बाद वज्रासन में बैठो। ये है प्रायोगिक अनुसंधान ऑक्यूपेशन के ऊपर से, एपोरिज्म नंबर 4 और 5 का। बहुत डिटेल के अंदर जा सकते हैं, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं ताकि 100 दिनों के अंदर हम एटलीस्ट बेसिक होम्योपैथी आप सबको परिचय करवा सकें, अपना जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर सकें। मोड ऑफ लिविंग अ कॉन्सेप्ट यूज द सोशल साइंस टू कैरेक्टराइज ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पीपल्स एवरी लाइफ इज गिवन टू द सोसाइटी। वो किस तरह की एनवायरमेंट में रहते हैं, उनका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, वो सो कॉल्ड हाई सिविलाइज्ड लाइफ है, सीडेंटरी लाइफ है, ज़्यादा मजूरी काम करने वाला लाइफ है, कैसे एरिया में है उनका लाइफ, एक रूम के अंदर 5, 10, 15 लोग साथ में रहते हैं कि बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, वो देखना है। हैबिट्स और सीटेड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस, स्पेशली वन दैट इज हार्ड टू गिव अप। कोई आपके पास सीओपीडी का मरीज आता है, अस्थमा का मरीज आता है और उसको स्मोकिंग की हैबिट है, तो आपको वो पता होना चाहिए, उसको एडवाइस कीजिए, वो छोड़ने को बोलिए, कम करने को बोलिए, ठीक है। सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, डीलिंग, म्यूचुअल डीलिंग और कनेक्शन टू कम्युनिकेशन अमंग पर्सन और ग्रुप्स। तो ये हनीमैन साहब का ब्यूटी है, उनको पता है ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, हम ग्रुप में इवॉल्व हुए हैं, ग्रुप के अंदर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। तो हमारा सोशल एवं डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैसे हैं। एक इनफर्टिलिटी का केस था, हमने किसी मास्टर से, अपने गुरुओं से सुना हुआ है, हमारा केस नहीं है। इनफर्टिलिटी का केस था, हस्बैंड वाइफ में बनती ही नहीं थी,
वाइफ को एकदम रिजेक्शन था हस्बैंड और उसके फैमिली से, वो एकदम रिजेक्शन, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, उनकी बनती ही नहीं है, हर रोज झगड़े होते हैं, दोनों के सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे, फिर भी उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। और गुरुजी, हमारे जो गुरुजी जिन्होंने हमसे केस शेयर किया, उन्होंने बताया कि हमने बहुत सी दवाई दी, लेकिन फिर हमने उन बहन जी को बोल दिया कि जब तक आप अपने पति और अपने ससुराल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक हमें नहीं लगता है कि कंसीव हो पाएगा। सो ये है प्रायोगिक अनुसंधान सोशल एवं डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या, कि आपको वहां भी एडवाइस करनी है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनना है। सेक्सुअल फंक्शन इज हाउ द बॉडी रिएक्ट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल और एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो ये भी हमें देखना है, हेल्दी लाइफ, हेल्दी ह्यूमन कैन परफॉर्म हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। अगर आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं, ये दिक्कतें बहुत आ रही हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना, तो क्यों? स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, सोशल एवं डोमेस्टिक रिलेशन खराब है, कुछ हैबिट, तंबाकू लेना, अल्कोहल लेना, सब्सटेंस एब्यूज करना, तो उन सब का असर सेक्सुअल फंक्शन और इसके ऊपर पड़ता है। और जो सेक्सुअल फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब पर्सन के अंदर पेशेंट एज अ होल कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि सेक्सुअल सिम्टम्स आर द फिजिकल जनरल सिम्टम। सो इनको बहुत प्रायोगिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ पे भी हमें पेशेंट को उस तरह से एडवाइस करना है। और 2 मायाजम हनीमैन ने दिए थे, साइकोसिस और सिफिलिस, दोनों वेनरल मायाजम हैं। तो अगर मरीज है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ जाके गोनोरिया के साथ प्रेजेंट हुआ है, तो उसको हमें ये एडवाइस करना है कि एक सेक्सुअल पार्टनर रखे ताकि उसको एसटीडी ना हो, वो एनर्जी उसके अंदर ना आ जाए, गोनोरियल एनर्जी ना आ जाए। तो ये है प्रायोगिक अनुसंधान एपोरिज्म नंबर 5 और 6 का। अब आप देखिए कि एक्साइटिंग कॉज और बायाजम यानी फंडामेंटल कॉज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आप पुलिस को तो जानते ही होंगे, पुलिस क्या होती है, कुछ भी क्राइम होता है तो वहां पे पहुंच के पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेट करके वो इमीडिएट कारण निकालती है कि इमीडिएट कॉज क्या है डेथ का। अगर एक नदी किनारे एक लाश मिली है जो नदी के अंदर तैरती तैरती आई है, तो इमीडिएट कॉज क्या होगा, इमीडिएट कारण क्या होगा कि डूबने से, सांस ना लेने पाने से और फेफड़ों के अंदर पानी भर जाने से मृत्यु हो गई, ये इमीडिएट कॉज हो सकता है। इसी को एक्साइटिंग कॉज हमारी भाषा में हम बोलते हैं कि ठंड लग जाना, खाने पीने में ऑयली स्पाइसी आ जाना, ठंडा पानी पी लेना, मौसम का चेंज हो जाना, ये सब एक्साइटिंग कॉज हैं जो एक्यूट डिसीज के अंदर हमें काम आने वाले हैं। मगर इसका वो बंदा है जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया नदी में कूद के, तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसका फंडामेंटल कॉज क्या है, तो उसको उसकी पत्नी के साथ अनबन थी और दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, तो वो पत्नी से बहस हुई थी, बिजनेस में उसको काफी लॉस हुआ, उसका पार्टनर उसको चीट करके चला गया, लाखों का उसके ऊपर कर्ज आ गया, पैसों का चला जाना, उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया, इस सभी के कारण वो इतना मेंटली टूट गया कि उसके बाद उसने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली। तो ये जो इसके अंदर जो कॉज थे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कॉज, जो एक कॉज नहीं हो सकता, देयर आर सीरीज ऑफ द कॉज। तो अगर आप पेशेंट के लाइफ स्पान का जब अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको सीरीज ऑफ द कॉज मिलेंगे। इसी को हम, जो डूबने के कारण मृत्यु हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग कॉज, वो इमीडिएट कॉज है, वो ऊपर ऊपर से निकाला हुआ तारण है, और ये पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद निकाला हुआ तारण है कि इतने कारण थे, इन सब के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको हनीमैन कहते हैं फंडामेंटल कॉज। और हनीमैन ने अपनी 15-20 साल की प्रैक्टिस के बाद जो भी थोड़ा बहुत समझ आया, उसको उन्होंने मायाजम का नाम दिया।
और उन्होंने 3 बेसिक मायाजम दिए हैं, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका प्रायोगिक अनुसंधान कैसे करना है वो सब हम मायाजम के व्याख्यान के दौरान लेंगे, लेकिन अभी इनके सिर्फ नाम याद रखिए। हमें उसमें देखना है कि मरीज के रहन सहन कैसा है, मरीज की जो लाइफ है वो कैसी रही है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी उम्र क्या है, उसका आचरण कैसा है, उसके मोरल्स कैसे हैं, उसका शारीरिक गठन कैसा है, उसकी मानसिक गति किस प्रकार की है, पुरानी बीमारियां कौन सी हो गई हैं, और रोग का आक्रमण कहां पर होता है। कहां पर होता है मतलब हमारे पास एक मरीज थी, दवाई के लिए आई थी, उनको थायराइड का प्रॉब्लम था, हाइपोथायरॉयडिज्म। पूरा हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में मिला उनको पहले 2 बार जॉन्डिस हो चुका है, हिपेटाइटिस। उससे पहले बचपन में उनको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता था, अभी भी हो रहा है लेकिन बचपन जितना नहीं। उसके बाद उनको एक्ने वल्गारिस की दिक्कत हुई। तो मतलब क्या हुआ, रोग का आक्रमण हर बार ग्लैंड के ऊपर होता है, जिसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर अफेक्शन। हनीमैन यहाँ पे हमें वो सिखाते हैं कि मरीज के ऊपर रोग का आक्रमण कहां पे होता है वो भी देखिए, ग्लैंड्यूलर अफेक्शन। और ब्रोमियम जैसी दवाइयां यहां पे सोची जा सकती हैं, कोनियम जैसी दवाइयां यहां पर सोची जा सकती हैं, पुरानी बीमारियां उसको क्या क्या हुई हैं। आज ही का एक केस था, हमारे पास मरीज आए, उन्होंने बताया उनको गॉलस्टोन की दिक्कत थी, बाद में वो सर्जरी करवा ली है, अब उनको बायलैटरल रिनल स्टोन की दिक्कत है। मतलब क्या हो रहा है, हर बार स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, आक्रमण स्टोन के रूप में, कैल्सिफिकेशन के रूप में हो रहा है। ये देखिए, इन सब के ऊपर से मायाजम फंडामेंटल कॉज निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, किस तरह से उसको देखना है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी इसका इतना ही परिचय लीजिए। क्लियर? थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं ताकि जल्दी से खत्म कर पाए।